अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जासूसी दुनिया की सब सीरीज़ दिलेर मुजरिम एपिसोड नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नहीं कबर साहब, डॉक्टर तौसीफ ने बीमार के कमरे से निकलते हुए कहा, मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द नवाब साहब को खतरात से दूर करेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सलीम इसकी तरफ घूम कर बोला, क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? नहीं, अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा वहाँ कोई काम नहीं। मैं इसलिए चला आया कि मैं यहाँ ज़्यादा कारआमद साबित हो सकूँगा। डॉक्टर तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। मम्मी तो काफ़ी ज़ब्त व तहम्मुल वाली है, लेकिन शायद मुझे और सलीम को जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आएगी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप इस नौजवान डॉक्टर की कामयाबी पर इस कदर यकीन रखते हैं कि वो किस कदर संजीदा और मुतमईन है, और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत भी। सलीम ने किसी कदर तलखी से कहा, तुम क्या बक रहे हो? सलीम बेगम साहिबा तेज़ी से बोली और नजमा ने शर्मा कर सर झुका ली। मुआफ़ कीजिएगा फुप्पो साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सलीम ये कहकर टहलता हुआ बरामदे के दूसरे किनारे तक चला गया। कबर साहब, मेरे ख्याल से बिजली का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया। शायद डायनामो की देखभाल आप ही करते हैं, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। जी हाँ, क्यों, डायनामो बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन इसके पूछने का मतलब? सलीम ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा। मतलब साफ है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। अगर खुदा न खास्ता डायनामो फेल हो गया तो अंधेरे में ऑपरेशन किस तरह होगा? एक बड़े ऑपरेशन के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर तो डायनामो फेल होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर फेल हो ही गए तो मैं क्या कर सकूँगा? उफ, ये ख़तरा ख्याल है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो डॉक्टर शौकत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ओ नहीं नहीं मेरे खुदाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कबर सलीम के चेहरे पर बेचैनी के आसार पैदा हो गए। इतने में एक नौकर दाखिल हुआ। क्यों, क्या है? सलीम ने इससे पूछा। प्रोफेसर साहब नीचे खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, नौकर ने कहा। प्रोफेसर, मुझे इस वक्त? सलीम ने हैरत से पूछा। जाओ भाई नीचे जाओ, बेगम साहिबा बेजारी से बोली, कहीं वो पागल यहाँ न चला है। मुझे हैरत है कि वो इस वक्त यहाँ किस लिए आया है। सलीम ने नौकर से कहा, क्या तुमने इसे ऑपरेशन के मुतल्लिक नहीं बताया? हुजूर, मैंने उन्हें हर तरह समझाया लेकिन वो सुनते ही नहीं। खैर चलो देखूं क्या बकता है, सलीम ने कहा। इस पागल से तो मैं तंग आ गया हूँ। सलीम नीचे आए। प्रोफेसर बाहर खड़ा था। इसने सर्दी से बचने के लिए सर पर मफरल लपेट रखा था और चेस्टर का कॉलर इसके कानों के ऊपर तक चढ़ा था। इन सब बातों के बावजूद सर्दी की वजह से सुकड़ा जा रहा था। क्यों प्रोफेसर, क्या बात है? सलीम ने इसके करीब पहुंचकर कहा। एक गैर मामूली चमकदार सितारा जनूब की तरफ निकला है, प्रोफेसर ने इश्तियाक अमेज़ लहजे में कहा। अगर तुम अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जहन्नम में गई मालूमात, सलीम ने झंझला कर कहा। क्या इतनी सी बात के लिए तुम दौड़े आए हो? बात तो कुछ दूसरी है। मैं तुम्हें बहुत ही ताज्जुब खेज चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ तुमने कभी ना देखी हो। इसने सलीम का बाजू पकड़कर इसे पुरानी कोठी की तरफ ले जाते हुए कहा। सलीम चलने लगा, लेकिन इसने लोहे की मोटी सलाख को न देखा जो प्रोफेसर अपनी आस्तीन में छुपाए हुए थे। खट थोड़ी दूर चलने के बाद प्रोफेसर ने वो सलाख सलीम के सर पर दे मारी। सलीम बगैर आवाज़ निकाले चकरा कर धम से ज़मीन पर आ रहा। प्रोफेसर हैरत अंगेज फुर्ती के साथ झुका और बेहोश सलीम को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई हल्के फुल्के बच्चे को उठा लेता है। वो तेज़ी से पुरानी कोठी की तरफ जा रहा था। वो सब इतनी जल्दी और खामोशी से हुआ कि वो नौकर जो हाल में सलीम का इंतज़ार कर रहा था वो यही सोचता रह गया कि अब सलीम प्रोफेसर को इसकी कोठी में धकेल कर वापस आ रहा होगा। पुरानी कोठी में पहुंचकर प्रोफेसर ने बेहोश सलीम को एक कुर्सी पर डाल दिया और झुक कर सर के इस हिस्से को देखने लगा जो चोट लगने की वजह से फूल गया था। इसने पुरतमिनान अंदाज में इस तरह सर हिलाया जैसे इसे यकीन हो गया कि वो अभी काफ़ी देर तक बेहोश रहेगा। फिर इस हैरत अंगेज बूढ़े ने सलीम को पीठ पर लाद कर मीनार पर चढ़ाना शुरू कर दिया। बालाई कमरे में अंधेरा था। इसने टटोल कर सलीम को एक बड़े सोफे पर डाला और मोमबत्ती जलाकर ताक पर रख दी। हल्की रोशनी में चेस्टर के कॉलर के साए की वजह से इसका चेहरा और ज़्यादा खौफनाक मालूम होने लगा था। इसने सलीम को सोफे से बांध दिया। फिर वो दूरबीन के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया और दूरबीन के जरिए नवाब साहब के कमरे का जायजा लेने लगा। नवाब साहब के कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। डॉक्टर और नर्सों ने अपने चेहरों पर सफ़ेद नकाब लगाए हुए थे। डॉक्टर शौकत खोलते हुए पानी से रबड़ के दस्ताने निकाल कर पहन रहा था। वो सब ऑपरेशन की मेज़ के गिर्द खड़े हुए। ऑपरेशन शुरू होने वाला था। बहुत खूब प्रोफेसर बिड़बिड़ाए। मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, लेकिन आखिर इस सर्दी के बावजूद भी उन्होंने खिड़कियां क्यों नहीं बंद की?
नवाब साहब की कोठी के गर्दोपेश अजीब तरह की पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। छोटे से लेकर बड़े तक को अच्छी तरह मालूम था कि बीमार के कमरे में क्या हो रहा है। बेगम साहिबा का सख्त हुक्म था कि किसी किस्म का शोर न होने पाए। लोग इतनी खामोशी से चल फिर रहे थे जैसे वो ख्वाब में चल रहे थे। कोठी में नौकरानियां पंजों के बल चल रही थी। घर के सारे कुत्ते बाग के आखिरी किनारे पर एक खाली झोंपड़ी में बंद कर दिए गए थे ताकि वो कोठी के करीब शोर न मचा सके। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ अपने गर्दोपेश से बेखबर बीमार के कमरे का मंजर देख रहा था। वो इतना महव था कि इसने सलीम के जिस्म की हरकत को भी महसूस न की। सलीम आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। एक अजीब किस्म की सनसनाहट इसके जिस्म में फैली हुई थी। इसने अपने बाजुओं पर रस्सी के तनाव को भी महसूस न किया। 2-3 बार सर झटकने के बाद इसने आंखें खोल दी। इसे चारों तरफ तारीकी ही तारीकी फैली नजर आ रही थी। फिर दूर एक टिमटिमाता हुआ सितारा दिखाई दिया। तारे के चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती गई। मोमबत्ती की लो थरथरा रही थी। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ था। इसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बंदा क्यों है? रफ्ता रफ्ता कुछ देर कबल के वाकयात इसे याद आ गए। प्रोफेसर, आखिर ये क्या हरकत है? इसने बुर्राई हुई नहीफ आवाज में कहका लगा कर कहा। आखिर इस मजाक की क्या जरूरत थी? अच्छा तुम जाग गए? प्रोफेसर ने सर उठाकर कहा। कोई घबराने की बात नहीं, तुम इस वक्त इतने ही बेबस हो जितने के मेरे दूसरे शिकार। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं अब गुलहरियों, खरगोशों और मेंढकों के साथ साथ ही आदमियों का भी शिकार करने लगा हूँ। क्यों, है ना दिलचस्प खबर? पहले तो सलीम न समझ सका, लेकिन दूसरे लम्हे में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया है। वो लर्ज गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बूढ़े ने अपने दूसरे शिकारों का हवाला क्यों दिया है। तो क्या अब वो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए जानवरों की बजाय आदमियों का शिकार करने लगा है। सलीम ने शदीद घबराहट के बावजूद भी लापरवाही का अंदाज पैदा करके कहका लगाने की कोशिश की। बहुत अच्छे प्रोफेसर, लेकिन मजाक का वक्त और मौका होता है। चलो शाबाश, ये रस्सियां खोल दो, मैं वादा करता हूँ। सबर सबर मेरे अच्छे लड़के, इसने इसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा। अब मेरी बारी आई। हा। तुम्हारी बारी? क्या मतलब? सलीम ने चौंक कर कहा। क्या तुम नहीं जानते? प्रोफेसर ने बुरा समूह बनाकर कहा। कहो, मैं कुछ नहीं समझ सका, सलीम ने बेपरवाही से कहा। मेरा मकसद ये था कि नौजवान डॉक्टर अपने मकसद में कामयाब हो जाए, प्रोफेसर ने पुरसुकून लहजे में कहा। और इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोबारा आज़ाद कर दिए गए तो ऐसा न हो सकेगा, क्योंकि मुझे खौफ है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि वो सुकून व इत्मीनान के साथ नवाब साहब की जान बचा सके, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मेरे भोले सलीम, क्या समझे? मैं चालाक नहीं? बहुत चालाक हो क्या? सलीम ने हंस कर कहा। तुम यहाँ बिल्कुल बेबस हो। यहाँ मैं तुम्हारी खबरगिरी भी करूंगा और बीमार के कमरे का मंजर भी देख सकूंगा। प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे में आंख लगाते हुए कहा। ना तो मैं अहमक हूँ और ना ही मेरी दूरबीन, महज मजाक है, क्या समझे? अचानक सलीम में एक हैरत अंगेज तब्दीली पैदा हुई। इसकी भुएं तन गई। कुछ देर कबल जो होंठ मुस्कुरा रहे थे भींच कर रह गए। आंखों की शरारत आमेज शोखी एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चमक में तब्दील हो गई। वो अब तक हंसमुख और खलंडर नौजवान रहा था। ऐसा मालूम हुआ जैसे इसके चेहरे पर से एक गहरी नकाब हट गई हो। वो एक खूनख्वार भेड़िया की तरह हाँप रहा था। इन रस्सियों को खोल दो सुअर के बच्चे, वो चीख कर बोला, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। धीरज मेरे प्यारे बच्चे, प्रोफेसर ने मुड़कर पुरसुकून लहजे में कहा। कल तक मैं यकीनन तुमसे खाइफ था, मुझे इसका एतराफ़ है, लेकिन तुम इस वक्त मेरी गिरफ्त में हो। कातिल, साजिशी, तुम बहुत खतरनाक होते जा रहे हो। ऐसी सूरत में तुम्हारी निगरानी की जरूरत है। तुम दीवाने हो, कतई दीवाने, सलीम ने तेजी से कहा। शायद ऐसा ही हो, प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा, लेकिन मैं इतना दीवाना भी नहीं कि तुम्हारी साजिशों को न समझ सकूं। तुम अब तक मुझे एक बेजान मगर कार आमद औजार की तरह इस्तेमाल करते आए हो, लेकिन आज की रात मेरी है, क्या समझे? सलीम के जिस्म से पसीना फूट पड़ा। गुस्से की जगह खौफ ने ले ली। वो अब तक प्रोफेसर को पागल समझता था कि वो जिधर इसे ले जाना चाहता है वो बगैर सोचे समझे चला जाता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुहतात रहा। इसने आज तक अपनी असली सरगर्मियों की भनक भी प्रोफेसर के कान में न पड़ने दी। फिर इसे इसकी सरगर्मियों का इल्म क्यों कर हुआ? वो खौफजदा जरूर था, लेकिन नाउमीद नहीं था, क्योंकि इसकी जिंदगी के दूसरे पहलू का इल्म प्रोफेसर के अलावा किसी और को न था। प्रोफेसर जो पागल था। तुम कत्ल की बात करते हो, सलीम ने सुकून के साथ कहा। खुदा की कसम, अगर तुमने ये रस्सी फौरन न खोल दी तो मैं अपनी इस धमकी को फौरन कर दिखाऊंगा जो अक्सर तुम्हें देता रहा हूँ। मैं पुलिस को इतला दे दूंगा कि तुम कातिल हो, अपने असिस्टेंट के कातिल। मैं, प्रोफेसर ने शरारत अमेज लहजे में कहा, यह मैं आज एक नई और दिलचस्प खबर सुन रहा हूँ। मैंने ये कत्ल कब किया था? सलीम ने कहा। इतनी जल्दी भूल गए?
क्या तुमने अपने असिस्टेंट नईम को अपने बनाए हुए गुब्बारे में बिठाकर नहीं उड़ाया था, जिसका आज तक पता नहीं चल सका? प्रोफेसर खामोश हो गया। इसके चेहरे पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट रक्स कर गई। और हाँ, इस हादसे के बाद से मेरा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें इस वाक़े का इल्म हो गया था, लिहाजा तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझसे नाजायज़ कामों में मदद लेते रहे, मुझसे रुपया ऐंठते रहे, लेकिन बरखुरदार शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं कि मैं हाल ही में एक सरकारी जासूस से मिल चुका हूँ। तुम खौफजदा क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारे मुतल्लिक इससे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नईम मेरे गुब्बारे के टूटने से मरा नहीं, बल्कि वो इस वक्त भी मदारस के किसी घटिया शराब खाने में नशे से चूर औंधा पड़ा होगा। और मुझे इसका भी इल्म है कि इसने जो खतूत मुझे लिखे थे तुमने रास्ते में ही गायब कर दी। बहुत अरसा हुआ तुम्हें इसके जिंदा होने का सबूत मिल गया था, लेकिन तुम मुझे पागल समझकर रुपया ऐंठने के लिए अंधेरे में ही रखना चाहते थे। कहो मियाँ सलीम कैसी रही? कबर सलीम सहम कर रह गए। इसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे प्रोफेसर का पागलपन किसी नए मोड़ पर पहुंच गया है, जिसे वो अब तक एक बेजरर कैचुआ समझता रहा। वो आज फन उठाए इस पर झपटने की कोशिश कर रहा है। खैर प्रोफेसर, छोड़ो इन हमाकत की बातों को। सलीम ने कोशिश करके हंसते हुए कहा, मेरी रस्सियां खोल दो, आदमी बनो। तुम मेरी अजीज तरीन दोस्त हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इससे भी बड़ी दूरबीन खरीद कर दूंगा, इतनी बड़ी कि सचमुच एक शीशे का गुंबद मालूम होगी। ठहरो सलीम, ठहरो। प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे पर झुककर कहा, मैं जरा बीमार के कमरे में देख लूं। हाँ, तो अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। ऐसे खतरनाक ऑपरेशनों में काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि नौजवान डॉक्टर नवाब साहब की जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन सलीम, ये तो बड़ी बुरी बात है। अगर नवाब साहब 10-20 बरस और जिंदा रहे तो क्या होगा? तो तुम्हारी विरासत तुम तक जल्द न पहुंच सकेगी। इससे क्या होता है? सलीम ने कहा, मैं बहरहाल उनका वारिस हूँ और फिर मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्या मैं कम दौलतमंद हूँ? खैर, तुम्हारी दौलत का हाल तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो एक बेबस बूढ़े से रुपया लेते रहे हो। सुनो बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी तंगदस्ती और नवाब साहब की मौत की ख्वाह है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक सादतमंद बच्चे की तरह इसका ख्याल न करोगे। क्या तुमने आज डॉक्टर तौसीफ को इसलिए शहर नहीं भेज दिया कि नौजवान डॉक्टर सचमुच पैदल आने पर मजबूर हो जाए? क्या फजूल बकवास है? सलीम ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। और फिर तुम एक रस्सी लेकर दरख्त पर चढ़ गए। प्रोफेसर बोलता रहा, क्या तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर शौकत बच कैसे गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम मुझे अंधेरे की चमगादड़ समझते हो और तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त है। अंधेरा मुझ पर सूरज की तरह रोशन रहता है। मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ। क्या मैं नहीं जानता? तुम कुछ नहीं जानते, सलीम ने मुर्दा आवाज में कहा। यह महज तुम्हारा कयास है। तुम इसे कयास कह रहे हो, लेकिन यह 100% सच है। देखो सलीम, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ये नहीं जानता कि डॉक्टर शौकत को कत्ल कर देने की एक वजह और भी है, जिसका ताल्लुक ऑपरेशन से नहीं? क्या? सलीम बेख्तियार चौंक कर चीखा। ठीक, सलीम ने सर हिलाया। तुम्हारी चीख ही इकबाल जुर्म है। क्या तुमने इस खंजरबाज नेपाली को रुपया देकर इस कत्ल पर आमादा नहीं किया था? इस अहमक ने धोखे में एक बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया। ये झूठ है, सलीम बेसब्री से बोला। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ये महज कयास है, बिल्कुल कयास। मुझे ये सब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि दुनिया में एक तुम ही एक बड़े चालाक हो। मुझे ये भी मालूम है कि इस दिन तुमने एक रिपोर्टर पर गोली चलाई थी और वो राइफल मेरे हाथ में देकर खुद भाग गए थे, महज इसलिए कि मुझे पागल तस्वुर करते हुए इस वाक़े को महज इत्तफाकिया समझा जाए। और ये कहो तो ये भी बता दूं कि तुम इस रिपोर्टर को क्यों मारना चाहते थे। तुम इसे पहचान गए थे, तुम्हें यकीन हो गया था कि इसे तुम्हारी हरकतों का इल्म हो गया है। इस वक्त तो वह बच गया, लेकिन आखिरकार इसे तुम्हारी ही गोलियों से हलाक होना पड़ा। क्यों, है ना सच? न जाने तुम किसकी बात कर रहे हो, सलीम ने संभला कर कहा। इंस्पेक्टर फरीदी की। प्रोफेसर ने इसकी आंखों में देखते हुए रुक कर कहा। सलीम के हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। वो यकलख्त सुस्त पड़ गया। तुम्हारी धमकियां मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अब तुम्हारे गाल पर इस तरह चांटा मार सकता हूँ। प्रोफेसर ने उठकर इसकी गाल पर हल्की सी चपल लगाते हुए कहा। क्यों ना मैं इन सब बातों की इतला नजमा और इसकी माँ को दे दूँ। प्रोफेसर को तो मैं इस वक्त मुत्तला कर दूंगा, लेकिन तुम ये सोचते होगे कि पुलिस मेरी बातों का एतबार न करेगी क्योंकि मैं पागल हूँ। नहीं प्रोफेसर, तुम जीत गए। तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। सलीम ने आखिर पांसा फेंका। इसी रस्सी को काट दो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी शानदार ऑब्जर्वेटरी बना दूंगा। तुम्हारा जहन किसी वक्त भी चालबाजों से बाज नहीं आता। अच्छा, मैं तुमसे सुलह कर लूंगा, इस शर्त पर कि तुम इस मीनार में किसी राज को राज न रखोगे। इसकी बात ये यकीन रखो कि तुम्हारे सब राज मरते दम तक मेरे सीने में दफन रहेंगे।
मैं इसीलिए तुमसे ये सब उगलवा रहा हूँ कि तुमने मुझे बहुत दिनों तक ब्लैकमेल किया है। अच्छा, पहले ये बताओ कि वाकई तुमने इस नेपाली को डॉक्टर शौकत को कत्ल कराने की साजिश की थी? मेरे ख्याल से तुम भी इतना ही जानते हो जितना मैं। हाँ, मैंने इसको रुपया दिया था, फिर तुम ही ने इसे कत्ल भी कर दिया, इसीलिए कि कहीं वो नाम न बता दे। हाँ, लेकिन ठहरो, इंस्पेक्टर फरीदी पर कत्ल की नीयत से तुमने ही गोली या गोलियां चलाई थी? हाँ, लेकिन तुम तो इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे तुमने डॉक्टर शौकत के गले में रस्सी का फंदा भी डाला था। प्रोफेसर ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चला, सलीम ने कहा। हाँ, मैंने फंदा तो डाला था, लेकिन फिर इसने कहा, तुमने अभी कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। रस्सी को काट दो, मैं तुमसे कतई खौफजदा नहीं, इसलिए कि अब हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हारे हवाई किले बहुत ज्यादा मजबूत मालूम नहीं होते, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन इस बार इसकी आवाज बदली हुई थी। सलीम चौंक पड़ा, सुकड़ा सुकड़ाया। प्रोफेसर तन कर खड़ा हो गया। इसने अपने सर पर बंधे हुए मफरल खोल दिया, चेस्टर के कॉलर नीचे गिरा दिए और मोमबत्ती ताक पर रखकर अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, लो बेटा, देख लो, मैं हूं तुम्हारा बाप, इंस्पेक्टर फरीद। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।